स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यहाँ जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय हों। इनमें कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रीय पार्टियों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन हैं और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजोरम नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने की अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चारों पहलुओं पर ही केंद्रित रहती है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। पर पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से संगठित बैठक होती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उसकी पार्टी के नेताओं के हाथ में चली जाते हैं। क्योंकि कुछ नेताओं के पास ये असली ताकत होती है, इसलिए उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी है। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं और इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं। 1993 में गठित फोर्जो इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण पॉडकास्ट, एक फुटबॉल क्लब और बैंक के मालिक हैं। यह कार्टून पिछले चुनाव का समय का है। दल महिलाओं के पर्याप्त टिकट नहीं देता। इसका कारण आंतरिक दल है। मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेताओं से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीक लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दल में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल अपने सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों से शायद कमोवेश पूरी दुनिया में दिखाई पड़ता है। तीसरी चुनौती है कि पैसों और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने में होती है, अतः इसके लिए कोई भी नाजायज तरीका अपनाने में परहेज नहीं किए। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो और जो पैसा जुटा सकें। इसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है।
दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों में बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पताहीन की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का यह मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है, जैसे ब्रिटेन के लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएं, उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश के भी सभी मसलों पर बड़ा काम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूर ही राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधारने को तैयार हैं? अगर वे तैयार हैं तो क्या उन्हें सुधारने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही ले लेते हैं। अगर वे सभी सुधारना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों में दल बदल करने को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसों का लोभ में दल बदल करने में आई तेजी से देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व में जो फैसला करती है, संसद और विधायक को भी उसे मानना होता है। उच्चतम न्यायालय में पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों ने अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना सही है या नहीं, यह जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस पर व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीतिक पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराने और आयकर के रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों के अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत होता है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कई कानून बनाए जाते हैं। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों का आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का कर्ज सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है। फिर पिछले चुनाव में मिले मतों से के अनुपात के नकद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दल ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनके सुधार हों, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए समाधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज़्यादा नियमों के जुड़कर नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसे कानून पास करने में सहमत नहीं होंगे जिस पर पसंद न किए जाएं। दो और तरीके हैं जिनमें राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियों लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जाना चाहिए। आम नागरिक दबाव समूह
और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को अपने को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार करने लगा है तो उनकी यह छवि खराब होगी, उससे लेकर गंभीर होंगे। सुधार का दूसरा तरीका है, सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। कि गुणवत्ता लोकतंत्र के लोगों की भागीदारी है से तय होती है। अगर आप नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस पर बात की चर्चा करेंगे। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है क्योंकि यह नागरिकों में समानता देता है, व्यक्तियों की साक्षरता दर बढ़ाता है और गरिमा बढ़ाता है। इससे फैसलों में बेहतर आती है, टकरावों को टालने संभालने की तरीका देता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। क्या यह उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं? आपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाले की संख्या उतनी बड़ी नहीं है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इससे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सब नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन में पीछे युक्त परक कारण भी है? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र में ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। स्पष्ट है कि इनका सबका लोकतांत्रिक शासन और भी एक जगह उस तरह जरूरी नहीं कि, लेकिन क्या कोई बुनियादी चीज़ है। इसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे। कई बार हम लोकतांत्रिक को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतांत्रिक सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतंत्र व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले से यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को इस हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही इन स्थितियों पर लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों पर ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिसको हम मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देता है, जादू की छड़ी भी नहीं होती। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की जा सकती है, साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त ज़रूरत है और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों में उम्मीदों पर ध्यान दे। इन सवाल से तफसील में जाने से पहले हमारे सपने एक मामूली सा जीवन पड़ता है। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चय रूप से यह सही है। लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल रखना चाहिए।
लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारों का क्रम प्रभावी हो जाती है? आइए हम फैसले मूल के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेजी से फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जो लोग स्वीकार ना करें। तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतंत्र सरकार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात पर ज़्यादा संभव है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और भी ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। दूसरे पहलू पर न जाने, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले नियम के पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास साधन भी उपलब्ध है। इससे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। जब हम लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती और हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार गठन होना आसान बात नहीं है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं सरकार अपने आप को परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनकर खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिलता जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिल सके अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने वाले मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों की उनकी ज़रूरतों के लिए तरसती हैं। आबादी के लिए एक बड़ी हिस्से की मांग को अपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार की आम किस्म की इस बात पर गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस पर ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं। लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील यह है कि कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। वह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, काम कार्य कुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी है जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है।
अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए लोकतंत्र की क्षमता में भी लोकतंत्र का एक परिणाम है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अगर लोकतंत्र शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं? अगर हम 1950 से 2000 के बीच में सभी लोकतांत्रिक शासनों को तानाशाही के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की है अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों को मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों में और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़ते। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों की आर्थिक विकास दर अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं। इससे आगे के 3 पन्नों में दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर दिखाते हैं। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा। धनी बीच बचवाए और गरीब धनिकों के पास ज़्यादा धन है। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण हैं। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों का साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां के बारे में भी बहस की जा सकती है। बरसों से लोकतंत्र अनेक अध्ययनों के सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए गए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का रिश्ता आर्थिक विकास और आर्थिक समानताओं का कैसा रिश्ता है। बताता है कि आर्थिक विकास मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सब गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड को तुलना करें तो लगभग अंतर समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में 20% लोगों की कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीच के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी मुल्क में मामले में कई ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है कि, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं को न्यायपूर्ण वितरण होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानताओं पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का बयान बराबर होता है। व्यक्ति को राजनीति क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उसका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने के ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अर्थशास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में आपने
भारतीय की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं की में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों को हाथ छूना नहीं चाहिए। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं हैं कि आप उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधे से ज़्यादा गरीब आबादी है, जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अपने अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने के नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हम इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के बीच विस्फोटक या हिंसक रूप लेकर के अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इन सामाजिक अंतरों, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक गुणा बड़ा है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात को याद दिलाता है कि परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होगा। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय में शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं है। यह भी समझाना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषीय आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसला चुनाव में हो सकती है, इससे भ्रष्टाचार हो सकता है या लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। यही इसी कारण जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में से है ही। उन देशों में भी है जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासन चाहते हैं। वे यहाँ देश के उपयुक्त है अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए क्षमता। लोकतंत्र एक परिणाम है, इसी की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना कर पाएंगे तो आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की राय यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र के खाली नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों को मसलन देश है कि जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतंत्र व्यवस्था तानाशाही से नहीं बच रही। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक दर में अंतर भले ही हो, लेकिन बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक सकारात्मक फायदे हैं। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभाव को इन दो तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। व्यक्तियों की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों को सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन चीज़ों पर मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब यह कहे मानना जाना लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता के व्यवहार लोकतंत्र के लिए जरूरी है। शर्त है कि आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। और एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि तब औरतों के वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष की बात संभव न थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न ही नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था से कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के सामने समान दर्जे और समान अवसर के दावे का बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी और नैतिक बल नहीं होता। समतल में एहसास है कि चलते हैं कि आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश की मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच परीक्षा कभी पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वह अपने लाभों को मांग करने में लग जाते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे चाहते हैं लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं को पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अमल लगा देते हैं। शिकायतों का बना रहना वे लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का संतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है। साथ ही यह लोगों की प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि लोक सरकारों की चाल ढाल पर उनके बोझ से अक्सर पड़ता है और वह उनके हितों के लिए प्रभावित करता है। दोनों ही हिस्से में उठाए गए मुद्दों को दर्शाया गया है कार्टून में गिलाहिप में। क्या आप बता सकते हैं कि रोज और पार्कर्स कौन थे? यहाँ किस प्रकार की घटना का जिक्र किया गया है? हमने देखा कि दुनिया भर के लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी इस शुरुआती राय की पुष्टि ही किया कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है कि ना कोई दूसरा शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीजों भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उनका लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जिन पर जीत भी ऐसी संभावना है कि मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हमने चुनौती से पार पा लेते हैं तो हमें पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। दुनिया के एक चौथाई हिस्से में
अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत सी मुश्किलें चुनौतियां हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने के और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि यही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ये चीजें लोकतंत्र के नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसा देशों में सामने भी चुनौती है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं और वर्तवों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़े अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन आज अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं हैं। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप लेती है। संक्षिप्त में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटें, यादों को ताज़ा करें और देखें कि इन पड़ावों में लोकतंत्र का सामना कैसे करते हैं। क्या हम इन डिब्बों को खोल डालें? तुमने यहाँ लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या? लिबरल पार्टी की मांग है कि लैंगिक समानता और बराबर की भागीदारी हो। चुनाव का पैसा। PRI का पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनानी है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। इराक नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। दक्षिण अफ्रीका मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके उत्तराधिकारियों पर गोली, अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव। अमेरिका गुआंतानामो बे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार। सऊदी अरब महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यक को आज़ादी नहीं। यूगोस्लाविया कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव। बेल्जियम संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट, उनकी अधिक स्वच्छता की उम्मीद। श्रीलंका 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, विभिन्न समुदाय के बीच सामंजस्य का प्रक्रिया शुरू हुई। अमेरिका
नागरिक अधिकार। अशिक्षित लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में। उत्तरी आयरलैंड। गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव। नेपाल। राजतंत्र को खत्म किया, संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया। बोलीविया। जल संघर्ष के समर्थन में मोरालेज प्रधानमंत्री बने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी और हमें देश छोड़कर चले जाएंगी। देश छोड़कर चले जाएंगे। अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, तो आइए हमें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। लोकतंत्र राजनीति कुछ दायरों को खाने में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों को आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य की थी। कुछ कार्टून में भी आपने देखा कि आप चाहें तो नीचे दिए गए कानून से सामने मेल का ध्यान रखते हुए इन चुनौतियों को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत से भी इन कानून के लिए दिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज करें। अगर आपको कोई चुनौती इन कानून में फिट बैठती नहीं लगती, तो आपने नई श्रेणी बनाकर उसमें डालें। संवैधानिक बनावट, लोकतांत्रिक अधिकार, संस्थाओं का कामकाज, चुनाव, संघवाद, विकेंद्रीकरण, विविधता का समेटन, राजनीतिक संगठन, अन्य श्रेणी, आधार तैयार करने की श्रेणी, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने वाली चुनौती। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। जैसा कि पहले कहा गया कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। हम वंचित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से नहीं बनाई गई जा सकती है। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं, तो इसका यह मतलब है कि राजनीतिक के सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते। वह कहाँ से खराब हुई है, उस जगह का उपकरण लगेगा, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही हम उसकी मरम्मत सही तरीके से करा सकते हैं। पर क्या आज हम के संदर्भ में अपने देश के वंचित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की ना हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब राज्य या स्थानीय सरकार भी दिए जा सकते हैं, फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सूची बनाने की जगह आइए हम कुछ दिशा निर्देशों पर विचार करें और भारत में राजनीतिक सुधारों के बारे में बताते हैं। कानून बनाकर राजनीति में सुधारने की बात सोचने बहुत लुभाना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीजों के लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीति आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विविध संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। एक क्रिकेट के नियमों की तरह है। यहाँ पे LBW के नियम के बदलाव से बल्लेबाज द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव पेच का काम किया जा सकता है, पर यहाँ कोई भी सोच सकता है कि सब नियमों को बदलाव कर देना ही भर सही है। क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा, यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासनों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से संचित नागरिकों द्वारा ही हो सकता है। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज़्यादा बच्चों के वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुईं, जबकि ऐसा करने से पीछे यह मंशा न थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति से ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतंत्र में सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखने वाले तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के तथा कठोर दंड आयात करने वाले मौजूदा कानूनों को मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने का होना चाहिए, जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था। ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं होता है। राजनीतिक सुधार के किसी प्रस्ताव में अस्थायी समाधान की चिंता होने के साथ यह सोच लेना चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसी कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और संसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठित और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों को सफल होने की संभावना कम होती है, संभावना अधिक होती है। इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश नहीं हो सकती। जिनमें कुछ गुंजाइश है तो चलिए सुधार के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। चुनौतियां दी गई हैं, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। इन चुनौतियों की विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण सहित दिए जा सकने वाले उपायों के बारे में बताते हुए समाधान बताते सकते हैं। जिसकी यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, आप समाधान पूरे विस्तार से अपनी पसंद की तरफ से दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहर में रहते थे, निजी प्रैक्टिस करते और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते। गाँव वालों को साधारण लोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है और प्राइवेट डॉक्टर की मोटी फीस देनी पड़ती। सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। डॉक्टर की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का अचानक छापा करना चाहिए। ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश के टुकड़ों में बंटना है, जिस प्रशासन से कुशलता में चली जा सके। लोकसभा का पिछले चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। यह डर व्यक्त किया जा सकता है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों और उनका समर्थन रखने वाले के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यावसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है। आंशिक इस बात की है कि राजनीति में पैसा है बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अब लोकतंत्र थोड़ी बहुत आवाज़ उठा पाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा के सार्वजनिक कर देना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों को कराया जाना चाहिए।
चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। योजना वह कुछ समय से बन रही है। योजना कुछ समय से बन रही थी। मुझे सचमुच कनाडा वाला रूस से बातचीत शुरू करने के लिए है प्रकरण छेड़ा। मैडम लेंगदोह का एक वर्गीक का वह कार्टून जिसे कहा गया कनाडा के 98% लोग सारे रिश्तेदारों को एक बड़ी कार के बक्से में बंद करके नियाग्रा के जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे जो बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की जरूरत होगी। लेंगदोह मैडम रूच की बात सुनकर मुस्कुराई। अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल के देश के शासन चलाने उनके तौर तरीकों से नाराज थी, पर वे चाहती थी रोज इस समस्याओं की जटिलता को समझे। उन्हें पूछा, तुम्हें क्या लगता है राजनेता को हटाना चाहिए? तुम्हारी समस्या से समझ जाएगी। हाँ मैम, क्या एक घटना नेताओं के लिए हमारे देश की समस्याओं की जिम्मेवार नहीं है? मेरा मतलब भ्रष्टाचार और दल बदल जातिवाद। लेंगदोह मैडम, तो हमें अभी के सारे नेताओं के मुक्त पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का हुसैन की जगह वो आएंगे? ऐसा नहीं करेंगे? हाँ, मैंने इस पर सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है कि इनकी तरह ना हो। संभव हो बेहतर चरित्र वाले नेता। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लोग जहाँ चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को अच्छे लोगों को चुनाव करने की स्थिति बदल सकती है। फिर यह हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हो। मैं यह नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं होते। संभव है कि कुछ। जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में बड़े लोग होते हैं जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उनके नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं की तस्वीर अखबारों में छपती है, मुझे भी नेताओं की याद आती है जिन्हें मैं जानती हूँ। मुझे नहीं लगता जिन नेताओं को मैं जानती हूँ अपने साथियों या सरकारी साथियों के अधिकारियों, ठेकेदारों अथवा मेरी जानकारी के मध्यम वर्ग की पेशेवर लोगों राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। कुछ ईमानदार भी हैं। रोज ने हार नहीं मानी। मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म पर राजनीति करने वाली गलत कामों को रोक लगानी चाहिए। रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बात तो है कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी है, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। ऊपर नहीं उठेंगे जब तक वास्तविक लोकतंत्र को नहीं पहचान पाएंगे। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत की। उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ, क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार थी कि लोकसभा शासन की वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद कराते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया कि परिभाषा लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प अवसर हर किसी को बराबरी के में उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी की बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके की ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों को और
नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करते हों। शायद आपको निराशा हुई हो, इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं जिनके लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। अब लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफ़ी आगे आ गए हैं। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के ही नहीं हैं। अपने कुछ ऐसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों की चर्चा जिन्हें लोकतांत्रिक करते हैं। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना से जोड़ा और अनुकूल माना था, और चर्चा की थी कि सरकारों में सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही क्रूर शासकों में नहीं हो सकती। अल्पसंख्यक आवाज़ों को आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई है। हमने यह चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद करना चाहिए। ऐसा करने में हमें लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहने के लिए जिन न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की थी। इसके बाद हमने लोकतंत्र के कुछ वंचित शर्तों की चर्चा जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर लोकतंत्र को व्यवस्थित किया। एक अच्छे लोकतंत्र को हमने किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किस विशेषता का होना जरूरी बताया, और कोई अगर व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसे क्या चीज़ है फैसला करेगी। आपको यह अभ्यास कैसा लगा? क्या आपको इसके में आनंद आया? क्या बहुत मुश्किल था? क्या कोई परेशानी हुई? क्या आपको लगता है कि पाठ्य में इस महत्वपूर्ण अभ्यास में आपकी मदद नहीं की? तो लोकतंत्र के बारे में न पढ़ाई यहाँ रहा कि हमारी सबक है। अच्छी लोकतंत्र को कोई बनी बनाई परिभाषा नहीं है। अच्छी लोकतंत्र वही है जिसे हम सोचते हैं और जिसे बनाए की आकांक्षा रखते हैं। यह बात कुछ अजीब सी लग सकती है, फिर भी इस बात पर गौर करें कि यह लोकतंत्र के कोई डंडे की जोर पर नहीं बता सकते। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य को हो जाते हैं जिस पर जन्म समुदाय के एक परिवार में हुआ हो। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन के लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे कोई स्त्री हो या प्लस लंबा हो या छोटा हो, काला है हो या गोरा हो, रंग के अलग अलग हो, उनकी शारीरिक क्षमताएं अक्षमताएं अलग अलग हैं। सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के बजाय पेशे, खेली और संस्कृति गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सबको आधार पर सामाजिक समूह बनाते हैं और ये जन्म में आधारित नहीं होते। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं, जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कालोरेस और स्मिथ के दो हिसाब से समान थे, जबकि नॉर्मन सर्विथ थे। फिर भी तीनों को एक समानता की वो नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे।
एक ही धर्म के मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग अलग होते हैं। खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं बना सकते हैं क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों को हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हम संदर्भ में अपनी पहचान अलग रूप से धारण कर सकते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ नेताएं एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि असभ्य लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी गरीब और भूमिहीन हैं, दलित भी अक्सर उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। अंतरों के तरह सामाजिक अन्य अंतरों में वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति बनती है और आगे बढ़ती है। इसलिए राजनीति के लिए हमें तत्पर सतर्क रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।